प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की पुष्प कमल दल प्रचंड सरकार विदेशी निवेश को पाने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। प्रचंड सरकार ने इसी हफ्ते नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कर विदेशी निवेश को आकर्षित करने की खूब कोशिश की है, लेकिन नेपाल में जारी भू राजनीतिक हालात को देखते हुए विदेशी निवेशक दूरी बनाए हुए हैं। नेपाल इन दिनों भारत और चीन के बीच खींचतान का अड्डा बना हुआ है। चीन नेपाल के पूर्व मुख्यमंत्री केपी शर्मा ओली की सहायता से प्रचंड सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। वहीं भारत नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पर नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़े। इन सबके बीच नेपाल की आर्थिक प्रगति दांव पर लगी हुई है। नेपाली टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कई चीनी कंपनी जो नेपाल में ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की प्रतीक्षा कर रही थे, उन्हें भू राजनीतिक दबाव के कारण अधर में लटका दिया गया है। चीनी कंपनी राइजेन एनर्जी इस सप्ताह शिखर सम्मेलन में नेपाल के सबसे बड़े सौर बिजली संयंत्र के लिए एक परियोजना विकास समझौते पीडीए पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार थी, लेकिन $190 मिलियन की परियोजना अज्ञात कारणों से रुकी हुई है। शिखर सम्मेलन का आयोजनकर्ता निवेश बोर्ड नेपाल ग्रिड से जुड़े फोटोवोल्टिक उत्पादन प्रणाली के लिए राइजेन की सहायक कंपनी राइजेन एनर्जी सिंगापुर जेवी के साथ बातचीत में शामिल था। रिपोर्ट में बताया गया कि निवेश बोर्ड के प्रवक्ता प्रद्युमन उपाध्याय ने कहा कि समझौते में देरी हुई क्योंकि अंतिम तैयारियां पूरी नहीं हुई और बातचीत जारी है, लेकिन सरकार के सूत्रों ने खुलासा किया कि भारत की ओर से समझौते को आगे नहीं बढ़ाने का दबाव था, क्योंकि दो और शरणीय स्थल दक्षिणी सीमा के करीब थे। राइजेन का प्रस्ताव तराई के बांके और कपिलवस्तु जिलों में 125 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का था। यह इंस्टॉलेशन सुबह और शाम के पीक आवर्स के दौरान प्रसारित होने वाली प्रत्येक दिन की 20 मेगावाट बिजली को संग्रहित करेगा। नेपाली टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इसके अटकने का मुख्य कारण भारतीय सीमा के इतने करीब एक चीनी परियोजना के बारे में भारतीय आपत्तियां हैं। आईबीएन के सीईओ सुशील भट्टा और राइजेन एनर्जी सिंगापुर जेवी के वांग कियांग ने 3 साल पहले एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महामारी के कारण देरी हुई थी। विद्युत विकास विभाग ने सर्वे लाइसेंस भी जारी कर दिया था। समझौते के तहत परियोजना के लिए संपूर्ण पूंजी निवेश राइजेन से होगा, जो शेंजेन स्टॉक मार्केट में एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत और चीन दोनों से फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए शुरुआत में भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। इतना ही नहीं, प्रचंड ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना, लेकिन जब उन्हें अपने मन मुताबिक फ़ायदा नहीं मिला तो उन्होंने चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी से हाथ मिला लिया और नेपाली कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इससे चीन को नेपाल में दखल बढ़ाने का सीधा मौका मिल गया, लेकिन भारत की कड़ी आपत्तियों के कारण चीन चाहकर भी नेपाल में अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है। अब हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। कश्मीरी अलगाववादियों के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत की निंदा की और कार्रवाई को अवैध बताया। इतना ही नहीं, विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने यहाँ तक दावा किया कि कश्मीर में भारत की इन कठोर कार्रवाइयों का कोई असर नहीं होगा और इनका विफल होना तय है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों ने जबरदस्त कार्रवाई की है। इससे आतंकवाद और भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों की कमर टूट गई है। इनमें से कई लोगों का पाकिस्तान से सीधा संबंध बताया जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान इतना बिलबिला रहा है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर हमला करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के भारत के निरंतर अभियान की कड़ी निंदा करता है। वास्तविकता यह है कि कठोर बयान और औपनिवेशिक रणनीतियाँ आज़ादी के लिए कश्मीरियों के दृढ़ संकल्प को कुचलने में असफल रही हैं और इन उपायों को भविष्य में इसी तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार जम्मू कश्मीर विवाद के उचित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कश्मीरियों को राजनयिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखने के पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प को दोहराया। चूँकि जम्मू और कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जीवन संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस पर पाकिस्तानी प्रवक्ता ने इन आपदाओं के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और मृतकों की शाश्वत शांति के लिए प्रार्थना की और चोटिल लोगों के स्वस्थ होने की कामना की। लेकिन पाकिस्तानी प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। एससीबी रिपोर्ट से कि पीओके में सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक तो नहीं मिल पा रहा है। लोग रोजमर्रा की चीज़ों के लिए भटक रहे हैं। आइए हम यूएई के बारे में बात करें। अमेरिका और यूएई के बीच एक F-35 लड़ाकू विमानों की डील अटक सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात की ओर से चीन के साथ भी घनिष्ठ रक्षा संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे उसकी और अमेरिका की दोस्ती पर असर पड़ रहा है। यूएई के सशस्त्र बलों के संयुक्त अभियान के प्रमुख ने 23 अप्रैल को बीजिंग में चीनी वायुसेना के कमांडर से मुलाकात करते हुए सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।
यह एक अहम बैठक थी जो चीन की खाड़ी देशों के साथ युद्धक विमान सहयोग में विशेष रुचि को दिखाती है। डिफेंस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यूएई को चीनी होंगडू L-15A फाल्कन जेट ट्रेनर्स के पहले बैच की डिलीवरी मिली थी। पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि चेंगडू J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान लेने की तरफ अब यूएई कदम बढ़ा सकता है। दूसरी ओर हाल ही में अमेरिका और यूएई के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी वाशिंगटन में अपनी वार्षिक सैन्य वार्ता के लिए मिले हैं। बैठक में एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा के साथ साथ उभरती क्षमताओं पर चर्चा हुई, लेकिन 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी लड़ाकू जेट को खरीदने की यूएई के अनुरोध का इसमें जिक्र नहीं आया। बाइडेन प्रशासन ने 2021 में यूएई को 50 लॉकहीड निर्मित F-35 लड़ाकू जेट की बिक्री रोक दी थी। मजबूत यूएई चीन रक्षा संबंधों पर अमेरिकी अधिकारी चिंतित हैं। हथियारों की बिक्री के भविष्य के बारे में स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा परिषद के पूर्व अधिकारी डैनियल माउंटन का कहना है कि हाल के सालों में यूएई चीन संबंधों का विकास अमेरिका के लिए दूसरों की तुलना में अधिक चिंताजनक रहा है। एक चिंताजनक मुद्दा देश में एक चीनी सैन्य सुविधा की स्थापना है। माउंटन का मानना है कि चीनी सैन्य अड्डे की यूएई में उपस्थिति और चीनी तकनीक बुनियादी ढांचे के विस्तार से अमेरिका चिंता में है। F-35 युद्धक विमानों की डील यूएई के लिए भी मुश्किल का सबब बन रही है। अबू धाबी की ओर से देरी को देखते हुए इस डील को रद्द करने की धमकी भी है। एक्सपर्ट का कहना है कि कम से कम F-35 की डिलीवरी की समय सीमा इतनी दूर है कि भविष्य में उन्हें बदलने के लिए नई पीढ़ी के विमानों के एक बेड़े की आवश्यकता होगी। F-35 को शुरू में जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा निर्मित MQ-9 रीपर के साथ यूएई को एक पैकेज डील के रूप में पेश किया गया था। माउंटेन का कहना है कि अमेरिका के रणनीतिक भागीदार उससे दूर होकर तुर्की और चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों की ओर चले गए हैं। यूएई ने चीनी विंगलूंग ड्रोन खरीदकर स्पष्ट कर दिया है कि वह एक व्यवहारिक विदेश नीति का पालन करने का इरादा रखता है। इस बीच खाड़ी में एक प्रमुख सहयोगी को लेकर अमेरिका चीन के बीच टकराव नागरिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सामने आ रही है। ये हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने एक बार फिर इसराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का रुख साफ कर दिया है। कहा कि 2 राष्ट्र सिद्धांत ही दोनों देशों के बीच विवाद का समाधान कर सकता है। रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, तभी फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमाओं के साथ आज़ादी से रह सके। साथ ही इसराइल की सुरक्षा चिंताओं का भी समाधान हो सकेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की मांग का समर्थन किया है। बता दें कि पिछले महीने अमेरिका ने फिलिस्तीन की इस मांग का विरोध किया था। रुचिरा काम्बोज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता पर उचित समय पर पुनर्विचार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के फिलिस्तीन के प्रयास को समर्थन मिलेगा। गौरतलब है कि साल 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीन के लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला भारत पहला गैर अरब देश था। साल 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दी थी। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत के नेतृत्व ने बार बार इस पर जोर दिया है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच सीधी और सार्थक बातचीत होनी चाहिए और दोनों देशों में 2 राष्ट्र के सिद्धांत से ही शांति आ सकती है। भारत ने इस दिशा में दोनों देशों से सीधी शांति वार्ता फिर से शुरू करने की अपील की है। इसराइल हमास के बीच जारी युद्ध पर भारत ने कहा कि इस संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की जान गई है और गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। कंबोज ने कहा कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमले की भी कड़ी निंदा की और कहा कि वो आतंकी हमला चौंकाने वाला था और इसका कड़ी निंदा होनी चाहिए। भारत का रुख आतंकवाद के सभी रूपों के साथ समझौता न करने वाला रहा है। भारत सभी बंधकों को तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग करता है। कंबोज ने कहा कि गाजा में हालत बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत मानवीय सहायता पहुँचाई जानी चाहिए। हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की संसद ने हाल ही में विवादित रवांडा डिपोर्टेशन विधेयक पारित कर दिया है। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने से पहले रवांडा पॉलिसी लागू करने का वादा किया था। अब इसी के तहत जुलाई की शुरुआत में ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जत्थे को रवांडा भेजना शुरू किया जाएगा। इसके लिए यहाँ की सरकार ने शरणार्थियों को हिरासत में लिए जाने का काम शुरू कर दिया है। गृह मंत्री जेम्स क्लेवली ने कहा कि हमारी प्रवर्तन टीमें उन लोगों को तेजी से हिरासत में लेने के लिए गति से काम कर रही है जिन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। हिरासत में लेने के बाद इन्हें रवांडा भेजा जाएगा। बता दें कि हाल के सालों में हज़ारों की संख्या में लोग गरीबी और युद्ध की मार से परेशान होकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशियाई देशों से ब्रिटेन पहुंचे हैं। ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल छोटी छोटी नौकाओं से इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचते हैं। इन शरणार्थियों को रोकना ब्रिटेन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि शरणार्थियों को रवांडा भेजना अमानवीय है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट भी शरणार्थियों को रवांडा डिपोर्ट करने की पॉलिसी को गैरकानूनी करार दिया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में यूरोप से छोटी नौकाओं से पहुंचने वाले प्रवासियों को लेकर कहा था कि इन लोगों पर रोक लगाने के लिए पहले हिरासत में लिया जाएगा, उसके बाद इन्हें अगले 10 से 12 सप्ताह में रवांडा भेजा जाएगा। चैरिटी फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर ने सरकार के कार्यों की निंदा की, साथ ही कहा कि सरकार ने मानवता को खो दिया है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की रवांडा पॉलिसी लगातार विवादों में बनी हुई है। वह अवैध रूप से ब्रिटेन आने वालों के लिए बनाई गई रवांडा पॉलिसी को लेकर कई बार घिर चुके हैं। ब्रिटेन की रवांडा पॉलिसी उन शरणार्थियों पर लागू कर रहे हैं जो इंग्लिश चैनल पार करके आ रहे हैं। ये वे लोग हैं जो अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंचते हैं। ब्रिटिश नेशनलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट के मुताबिक केवल उन्हीं लोगों को देश में शरण मिल सकती है जो वैध ढंग से आए हों और यूरोप के किसी देश के रहने वाले हों। लेकिन ज़्यादातर लोग युद्ध में घिरे देशों से भागकर आए हैं। ब्रिटेन उन्हें वापस भगाकर खुद को क्रूर नहीं दिखा सकता। यही वजह है कि उसने रवांडा के साथ ऐसा करार किया है जिससे वहां आए अवैध लोग रवांडा डिपोर्ट किए जाएं। बता दें कि अप्रैल 2022 में ब्रिटेन और रवांडा के बीच असाइलम पॉलिसी पर एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के जरिए ब्रिटेन ने रवांडा को 12 करोड़ पाउंड दिए थे। इस पैसे से रवांडा में रहने वाले लोगों के लिए घर और काम का बंदोबस्त करना था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।